नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बीएससी तृतीय वर्ष में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। और अब की बार जो बीएससी तृतीय वर्ष का जो एमजीएसयू का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में तो कम से कम 7 या 8 नंबर के जो पर्सन हैं वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही, बड़ा पर्सन भी आया 5 नंबर का, तथा छोटे पर्सनों में भी आपको इसमें जो पहला क्वेश्चन था आपका 2 नंबर क्वेश्चन था, वो भी हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से, यानी 5 + 3 यानी टोटल 8 नंबर के हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से पर्सन आए हैं। अब देखिए क्या है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। मैं आपको एक छोटी सी थ्योरी बताता हूँ कि पार्टिकल की क्लासिकल के अनुसार पार्टिकल है उसका, आप न्यूटन मैकेनिक्स के अनुसार F = ma एंड F = dp/dt। ओके, और यहाँ से अगर आप इसको हल करेंगे तो आपके पास, इन दोनों को हल करेंगे तो आपके पास समीकरण v = u + at, यानी फाइनल, अगर आपको टाइम पता हो तो आपको क्या पता होगा, उसकी वेलोसिटी भी पता होगी, तथा x = ut + ½ at², यानी न्यूटन्स मैकेनिक्स से, ये जो न्यूटन्स मैकेनिक्स आपकी है उससे आप उसकी वेलोसिटी एंड पोजीशन अगर किसी भी टाइम अगर ज्ञात करना चाहें तो उस पार्टिकल के आप पोजीशन एंड वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं, यानी भविष्य बता सकते हैं भविष्य में आपका पार्टिकल इन फ्यूचर आपका कहाँ होगा। हो सकता है ये डायरेक्टली समीकरण आपके समझ में ना आई हो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और करता हूँ इसको। F = ma और ये आपके पास है dp/dt = ma, और ये आपको अगर देखें तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मास एनर्जी रिलेशन आपका जो F = ma जो रिलेशन है, इस रिलेशन को एक्सप्लेन अगर करें dmv/dt, तो ये जो रिलेशन है वो आपका आएगा mdv/dt। तो ये रिलेशन आपका क्या हो गया, dv/dt क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, तो आपके पास फोर्स की जो समीकरण है वो आ जाएगी। इसी को अगर हल करें आप, dv/dt को dv/dt = एक्सीलरेशन है, एक नियमित त्वरण से अगर जा रही है तो dv = क्या होगा, at होगा, और v dt होगा, और v = क्या होगा, at होगा, और प्रारंभिक वेलोसिटी जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसको अगर u0 ले लें या u ले लें तो v = u + at समीकरण आ जाएगी। अगर वापस से इस समीकरण का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि v होगा वो dx/ क्या होगा, dt होगा, तो आपके पास फाइनल जो समीकरण मैंने लिखी थी वो समीकरण आपको प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर आपने ये बताया कि क्लासिकल जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की आप टाइम एंड किसी भी टाइम पे आप उसकी पोजीशन एंड मोमेंटा एग्जैक्टली ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, डी ब्रोगली ने प्लांक और आइंस्टीन की थ्योरी को आधार मानते हुए ये बताया कि जो पार्टिकल है उसकी भी ड्यूल नेचर होती है, पार्टिकल भी किसकी भांति व्यवहार कर सकता है, वेव की भांति व्यवहार कर सकता है, परंतु वेव का जो पार्टिकल से संबंधित जो वेव होगी वो वेव किस प्रकार की होगी, तो उसने ये बताया कि वेव सिंगल वेव नहीं होती, यहाँ पे वेव पैकेट होता है, और वेव पैकेट की जो अवधारणा थी वो वेव पैकेट इस प्रकार का आपका, यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो इससे संबंधित जो वेव होगी वो वेव इस प्रकार से आपकी वेव होगी, यानी ये वेव पैकेट है। अब अगर ये वेव पैकेट है तो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो इसके अंदर कहीं भी हो सकती है, इसके अंदर कहीं भी हो सकती है, और इसकी वेलोसिटी भी कुछ भी हो सकती है, यानी निश्चित नहीं है, न तो वेलोसिटी निश्चित है, न इसकी पोजीशन निश्चित है, न तो इसकी पोजीशन निश्चित है और न ही इसकी वेलोसिटी निश्चित है। अब देखिए, अगर आप ये माने कि अगर आप ये कह दें कि इसकी जो वेलोसिटी है वो निश्चित है, यानी ये एक स्मूथली वेव है,
ये वेव है किसी भी पार्टिकल से संबंधित, तो इसकी वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी में आपका आप एग्जैक्टली ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। परंतु इसकी पोजीशन में त्रुटि क्या आ जाएगी, यानी डेल एक्स का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल एक्स का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी डेल एक्स का मान इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन ज्ञात नहीं की जा सकती कि पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कहीं भी हो सकता है। इसी प्रकार अगर पार्टिकल की पोजीशन अगर निश्चित है, तो पोजीशन अगर निश्चित है, मान लेते हैं पोजीशन अगर निश्चित है, सॉरी पोजीशन अगर निश्चित है, तो जो वेव पैकेट होगा इस प्रकार का, तो वेलोसिटी में अनिश्चितता होगी, वो कितनी होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, पोजीशन अगर आपकी निश्चित है तो जो वेलोसिटी में अनिश्चितता है वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो जो हाइजेनबर्ग थे उन्होंने इनको शब्दों में मान के इन्होंने सन 1927 में क्या किया है, एक प्रिंसिपल दिया जिसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। इसके अनुसार क्या है कि कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटा सेम टाइम पे आपके एग्जैक्टली ज्ञात नहीं किए जा सकते। अगर आप क्या करेंगे, मोमेंटा को सही ज्ञात करेंगे तो आपकी जो पोजीशन है उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो इन्फिनिटी रहेगी, तथा अगर आप मोमेंटा को अगर आप एग्जैक्टली ज्ञात कर लेंगे तो आपकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो क्या रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। अब यहाँ पे मैं कुछ दूसरे शब्दों में इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्जुगेट जो राशियाँ होती हैं उनका एक साथ अति शुद्धता से मापन नहीं किया जा सकता है। कॉम्प्लिकेटेड कॉन्जुगेट जो राशियाँ हैं उनको एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। उनको ज्ञात करेंगे तो न्यूनतम जो अनिश्चितता होगी वो क्या आएगी, h/2 आएगी। न्यूनतम अनिश्चितता कितनी आएगी, h/2 आएगी। यहाँ पर देखिए h/2 की जो विमा है वो ध्यान रखें कि जूल सेकंड के तुल्य होती है। किसके तुल्य होती है, जूल सेकंड के तुल्य होती है। और जिनकी विमा जूल सेकंड के तुल्य होती है उसको विद्युतयुग्मी राशियाँ कहते हैं अपने को। तो यहाँ पे तीन के जोड़े हैं, 3 स्थिति और संवेग, ऊर्जा व समय और कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन। क्या है, कोणीय संवेग और एंगुलर मोमेंटा एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी एंड टाइम एंड पोजीशन एंड मोमेंटा। ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्जुगेट आपकी क्वांटिटीज हैं। तो इन तीनों में जो अनिश्चितता है वो क्या है, डेल पी एक्स डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, डेल ई डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 एंड डेल जे डेल थीटा ग्रेटर देन h/2। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटीज इन डिटर्मिनेशन द पोजीशन एंड मोमेंटा ऑफ द पार्टिकल कैन नेवर बी स्मॉलर देन द नंबर ऑफ h/2। यानी पोजीशन एंड आपका मोमेंटा में जो मिनिमम आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी रहेगी, h/2 रहेगी। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पे x डायरेक्शन की बात की है मैंने, तो y डायरेक्शन में मोमेंटा ज्ञात किया जा सकता है एग्जैक्टली, जबकि z डायरेक्शन में भी ज्ञात किया जा सकता है। परंतु z डायरेक्शन में अगर आप मोमेंटा मेजर कर रहे हैं तो आप z डायरेक्शन में पोजीशन को आप सही से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्जुगेट जो राशियाँ हैं उनमें बेसिकली जो आपकी अनसर्टेनिटी है वो h/2 से क्या रहेगी, अधिक रहेगी। ओके, अब देखिए आगे देखिए, कई बार क्या होगा यहाँ पे हम, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कई बार क्या होगा कि यहाँ पे जो लिमिट है वो h ही काम में लेंगे। ठीक है, तो लगभग की जगह आप इससे कन्फ्यूजन में थोड़ा डेल एक्स ये जो है वो किसके तुल्य है, h के तुल्य है, तो ये भी आपका ठीक है, सही है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, ये प्रश्न कई बार आया है आपका। अशुद्धता का जो कारण है वो उपकरण की त्रुटि नहीं है, मैंने जो आपका इंस्ट्रूमेंट लिया है उसकी त्रुटि नहीं है, ये है आपकी पार्टिकल के ड्यूल नेचर के कारण। ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं पहले बता गया आपका कि जो डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली की जो थ्योरी है सन 1924 में उन्होंने दी है,
उस थ्योरी के आधार पर ही मतलब ये जो पार्टिकल है वो आपकी वेव नेचर, और वेव भी कैसी है आपकी वेव पैकेट के रूप में, वेव पैकेट के रूप में, तो उस पैकेट में कहाँ पार्टिकल है उसकी पोजीशन डिफाइन आप नहीं कर सकते। ओके, तो इस कारण से ये है। अगर आप एक राशि को अति शुद्धता से माप लेंगे तो दूसरी राशि के मापन में त्रुटि क्या हो जाएगी, उतने अधिक लोगों में मैंने समझा दिया आपका, 0 से इन्फिनिटी से। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ पोजिशन मोमेंटा अनसर्टेनिटी के जो उचित है वो कैसे निर्धारित करेंगे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो आपका, एक तो गामा रे सूक्ष्मदर्शी से इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण है, और एक सेकंड एग्जाम्पल है आपका संकीर्ण रेखा छिद्र पर इलेक्ट्रॉन से विवर्तन से भी आप औचित्य सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा आप वन डायमेंशनल बॉक्स कोई है तो उसमें वेव पैकेट की अवधारणा से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। हमारे जो सिलेबस में है वो केवल 2 ही पॉइंट है, उस कारण से ये जो पॉइंट है ये अब की बार एग्जाम में आए थे कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को समझाते हुए उनके औचित्य को स्पष्ट कीजिए, यानी गामा किरण सूक्ष्मदर्शी से इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण, और यहाँ पे संकीर्ण रेखा क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉन के विवर्तन का भी एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल थे। तो और जो 3 नंबर का क्वेश्चन था उसमें ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में क्यों नहीं होता, इस बात को आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, तो देखिए यहाँ पे गामा किरण से सूक्ष्मदर्शी से इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण क्यों नहीं किया। देखो, कोई भी आपका माइक्रोस्कोप है, कोई भी माइक्रोस्कोप है, ये मैंने एक माइक्रोस्कोप लिया है यहाँ पे, इस माइक्रोस्कोप में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफाइन कर रहा है। ये गामा रे माइक्रोस्कोप है, गामा रे माइक्रोस्कोप है। अब ये पोजीशन निर्धारित किया, यहाँ पे गामा रे है, यहाँ पे क्या हो रही है, इस पे फोटोन आपतित हो रहे हैं। अब फोटोन आपतित हो रहे हैं, ये फोटोन यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन से टकरा के कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है, यानी इनके बीच में कहीं भी जा सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पे मेजर हो जाएगा। अब जो रिजोल्यूशन पावर है वो जो आपकी माइक्रोस्कोप की होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। ये ऑप्टिक्स थ्योरी कहती है। कौन सी थ्योरी है, ऑप्टिक्स थ्योरी है, कि जो रिजोल्यूशन पावर है किसी भी आपके माइक्रोस्कोप की वो किस पे डिपेंड होती है, लैम्डा पे डिपेंड होती है। तो डेल एक्स इक्वल टू क्या है, लैम्डा बाई 2 साइन अल्फा। लैम्डा बाई क्या है, 2 साइन अल्फा। अब अगर आप गामा रे लें तो गामा रे के लिए वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है। वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए, अब ये तो इसकी पोजीशन में, यानी जो माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर में जो आपकी रिजोल्यूशन जो पावर है वो डेल एक्स है, तो जो पोजीशन में जो आएगी अनसर्टेनिटी वो कितनी आएगी, लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा आ सकती है। ठीक है, लैम्डा आप ये कर सकते हैं कि कम से कम आप कर सकते हैं, तो इसमें गामा रे का उपयोग कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आप प्रकीर्णित जो कण है वो ए एंड बी के बीच कहीं भी प्रवेश कर सकता है। प्रकीर्णित जो कण है वो ए और बी के बीच में कहीं भी प्रवेश कर सकता है। तो ए और अगर बी के बीच में कहीं भी प्रवेश कर सकता है, तो इनमें अगर ए और बी के बीच में अगर मोमेंटा अगर देखें आप, मोमेंटा अगर देखें तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख रखा है। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, तो हल्की सी चीज़। आपका जो कॉम्पटन इफेक्ट था वहाँ पे जो पार्टिकल की थी वो ये इलेक्ट्रॉन है आपका, थोड़ा सा गौर से देखना। ये आपका फोटोन आया जिसकी एनर्जी एच न्यू बाई क्या थी, सी थी। ओके, ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गया ई। ठीक है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो वी है, तो इसकी वेग वी है तो एम वी हो गया। यहाँ पे जो फोटोन है वो यहाँ चला गया, तो इसका जो वेवलेंथ है, फ्रिक्वेंसी है, वो एच न्यू डैश बाई सी होगी। ये आपने पढ़ा था। और ये जो लाइन थी ये एंगल बना रहा है आपका एल्फा, और ये एंगल बन रहा है बीटा। ये आपका इस प्रकार की टक्कर होती है। यहाँ माइक्रोस्कोप लगा है ऊपर, यहाँ माइक्रोस्कोप आपका लगा है। ठीक है, अब ये जो फोटोन है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक प्रवेश कर सकता है, यानी ये यहाँ से। तो अगर ये जो एंगल है अल्फा, ये 90, यहाँ से 90 है, तो 90 माइनस ये अल्फा है आपका, तो 90 माइनस अल्फा और 90 प्लस अल्फा, गौर से देखना मेरी बात,
यानी ये जो आपका फोटोन यानी स्कैटर्ड जो फोटोन गया है इस इलेक्ट्रॉन से टकरा के, इस इलेक्ट्रॉन से टकरा के जो स्कैटर्ड जो फोटोन गया है वो 90 प्लस अल्फ़ा और 90 माइनस अल्फ़ा के बीच में अगर जाएगा तो माइक्रोस्कोप आपका ऑब्जर्व कर लेगा इसको, वरना ये नहीं कर पाएगा। तो यानी ये 90 प्लस अल्फ़ा और 90 माइनस अल्फ़ा के बीच ही ऑब्जर्व कर सकता है। तो अब देखिए थोड़ा सा दोबारा से मैं डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस है स्क्रीन के हिसाब से, बोर्ड जैसा तो नहीं आता, कैसे एक्सप्लेन करें, पर कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी। अब देखिए आपका ये जो डायग्राम मैं छोटा बनाता हूँ दोबारा से इसको, ये इलेक्ट्रॉन था और ये आपका h/c एंड ये जो आपकी है डायरेक्शन, ये बीटा डायरेक्शन है और ये है m भी आपका ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और ये h डैश बाई c है ये, और ये है आपका अल्फा। यहाँ पे मोमेंटा कंजर्वेशन अगर लगाएं तो x डायरेक्शन में h/c इक्वल टू h डैश बाई c कोस अल्फा और प्लस mv और क्या आएगा कोस बीटा। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपकी। अब mv कोस बीटा है, ये मोमेंटा किसका है, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोमेंट है px। तो px का जो मान आया, वो px का मान मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, जो px का मान आएगा वो आएगा आपके पास px का मान h/c और माइनस h डैश बाई c और ये आएगा कोस बीटा। ओके, और सॉरी अल्फा ओके। तो इसको मैं अगर लिखूँ h/c को मैं बाहर ले जाता हूँ तो न्यू माइनस न्यू डैश और क्या आएगा कोस अल्फा है। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब px की जो वैल्यू है वो किस किस के बीच में हो सकती है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू मैंने 90 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा के बीच में बताई, तो यहाँ पे px की जो वैल्यू है वो किसके बीच में रहेगी, गौर से यहाँ देखना, px की वैल्यू जो रहेगी वो किसके बीच में रहेगी, px की वैल्यू h/c और न्यू माइनस न्यू डैश और कोस 90 माइनस थीटा एंड ये ब्रैकेट आपका, ठीक है। और यहाँ पे रहेगी h/c और न्यू माइनस न्यू डैश ये आपका बड़ा ब्रैकेट और फिर कोस 90 प्लस थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। इसके बीच में रहेगी px की वैल्यू। तो px की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है वो इनके बीच में रहेगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों के क्या आएगा, अंतर क्या है, तो कोस 90 माइनस थीटा है, कोस 90 माइनस थीटा है वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, साइन थीटा। और 90 प्लस थीटा है वो क्या होगा, माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पर जो आपके पास जो आया वो आया डेल px। अगर निकालें आप डेल px निकालें तो आपके पास आएगा h/c तो है ही है, और न्यू माइनस न्यू डैश और ये क्या है, सॉरी प्लस साइन थीटा और फिर आपका माइनस में h/c और न्यू माइनस न्यू डैश साइन थीटा। ओके, ये आएगा, यानी अधिकतम और न्यूनतम के बीच का जो अंतर है वो ये आया h/c न्यू, ये आपका कॉमन है। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आया डेल px का मान जो आया आपके पास, डेल px का मान है वो आया 2h/λ और सॉरी 2h/λ नहीं, यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, डेल p का जो मान आया आपके px का जो मान आया वो आया 2h न्यू डैश बाई c और साइन थीटा। ओके, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2h न्यू डैश बाई c को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा और साइन थीटा, यानी स्कैटर्ड जो आपका लैम्डा है वो है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू थी, रेजोल्यूशन वो जो पावर था वो था लैम्डा अपॉन क्या था, 2 साइन थीटा,
लैम्डा अपॉन 2 से इन दोनों का मल्टीप्लाई करें डेल एक्स एंड डेल पी एक्स का, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डेल एक्स एंड डेल पी एक्स का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो एच के तुल्य आता है। और ये एच है वो किससे बड़ा है, एच है वो एच कट बाई 2 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये बात सही हुई कि इलेक्ट्रॉन की अगर पोजीशन का निर्धारण आप माइक्रोस्कोप से गामा रे डाल के भी कर रहे हैं तो भी उसमें मिनिमम जो आपकी अनसर्टेनिटी थी पोजीशन एंड मोमेंटम में वो एच आ रही है, यानी जो हाइजेनबर्ग ने दिया है एच कट बाई 2 उससे तो क्या है ज़्यादा ही है। ओके, तो यहाँ पे किसका औचित्य सिद्ध होता है, आपका हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का औचित्य सिद्ध होता है। तो आज के लिए मैं एक ही एग्जांपल कराऊंगा और अगले वीडियो में मैं आपको सेकंड एग्जांपल डिफ्रैक्शन ऑफ ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए सलिट आपको मैं कराऊंगा, यानी विवर्तन प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉन का किसी भी आप एक सलिट पे डालें, सिंगल सलिट पे डालें तो उसमें विवर्तन एक्सपेरिमेंट है वो भी सिद्ध करेगा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका सही है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, दोबारा से देख लिए। आज हमने ये पढ़ा कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है क्या, क्या कारण है, मोमेंटा एंड पोजीशन का निर्धारण सही ढंग से क्यों नहीं हो पाता, जो पार्टिकल की ड्यूअलिटी नेचर है उसके कारण ये नहीं हो पाता। और उसके बाद एक एग्जांपल हमने माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का जब निर्धारण करते हैं तो उस निर्धारण में भी पोजीशन एंड मोमेंटा में जो मिनिमम जो आपकी जो एरर आती है वो एच आती है, यानी एच कट अपॉन 2 से अधिक है। इसका मतलब ये सिद्धांत एक एक्सपेरिमेंट से क्या हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। सेकंड एग्जांपल मैं अगले वीडियो में आपको जरूर कराऊंगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।